फाइनली चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गया। इससे पहले ये चांद और पृथ्वी के बीच के एरिया में था, जिसे ट्रांस लूनर ट्रैजेक्टरी भी कहा जाता है। ये वो रास्ता होता है जिसके जरिए एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट में दाखिल होता है। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 करीब 18 दिन तक उसका चक्कर लगाता रहेगा और धीरे धीरे सतह के नजदीक आता रहेगा। करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चांद की सतह पर लैंड होने के लिए रेडी हो जाएगा। वैज्ञानिक चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने की कोशिश करेंगे। ये मिशन भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन है और कई लोगों के मन में इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ यूनिक सवालों को लेकर आए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको उनका आंसर बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रयान 3 से जुड़े इतने सारे हिस्से हैं, LVM-3, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर, रोवर, रंभा एटसेट्रा। आखिर इनमें से किसको चंद्रयान 3 कहा जाता है? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि वो इस बात से कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर चंद्रयान 3 है क्या, एक लैंडर, एक रोवर या फिर कुछ और। चंद्रयान 3 मुख्य रूप से 3 हिस्सों से बना हुआ है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। हम पहले के वीडियोस में भी इन तीनों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन आइए इनके बारे में शॉर्ट में जानते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 का वो हिस्सा है जो इसे पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। इसी मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का दूसरा भाग यानी कि लैंडर भी कनेक्टेड है, जो चांद के ऑर्बिट से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उससे अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और अगर ये कोशिश सफल हो जाती है तो वैज्ञानिक रोवर को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रोवर चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा है और इसका काम होगा चांद की सतह पर अपने पहियों के जरिए घूमना फिरना। घूमते फिरते ही ये चांद पर एलिमेंट्स और चांद की मिट्टी के बारे में रिसर्च करेगा। जब चंद्रयान 3 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कनेक्शन इन तीनों ही हिस्सों से होता है। ये 3 हिस्से आपस में मिलकर चंद्रयान 3 की फॉर्मेशन करते हैं। LVM-3 असल में वो रॉकेट था जिसके जरिए चंद्रयान 3 को 14 जुलाई की तारीख को लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का एकमात्र काम था चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाना और इसने सफलतापूर्वक ऐसा कर भी दिखाया। रंभा असल में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए वैज्ञानिक चांद की सतह पर लैंड होने के बाद उसके वातावरण पर स्टडी करेंगे। चंद्रयान 3 के 3 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है और ये किस तरीके से फंक्शन करेंगे, इसके बारे में भी हम पहले की एक वीडियो में बता चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रयान 3 का लैंडर ऑर्बिट से सरफेस तक कैसे पहुंचेगा? ये सवाल सुनने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वैज्ञानिक लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर देंगे। इसके बाद ये सीधा चांद की सतह पर गिरना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल एक उल्का पिंड की तरह चांद की सतह की ओर बढ़ने लगेगा। लेकिन इसकी रफ्तार और डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें थ्रस्टर्स इंस्टॉल किए हैं। इन थ्रस्टर्स का काम होगा गिरते हुए लैंडर की रफ्तार को कम करना और उसे एक सही पोजीशन पर लाना। लैंडर में भरे हुए फ्यूल का इस्तेमाल करके ये थ्रस्टर्स एनर्जी को जनरेट करेंगे। जब ये एनर्जी लैंडर के नीचे से बाहर आएगी तो ये स्पेसक्राफ्ट को ऊपर की तरफ धक्का देगी। इसी धक्के की वजह से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसरो के वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद की सतह पर लैंड करने से जस्ट पहले स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। क्वेश्चन नंबर 3,
हमने मंगल ग्रह पर बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स को लैंड होते हुए देखा है, जैसे परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी। वो मंगल की सतह पर पैराशूट्स का इस्तेमाल करके सॉफ्ट लैंडिंग के कठिन प्रोसेस को सक्सेसफुली कर लेते हैं। इसी सेम प्रोसेस को हम मून लैंडिंग में क्यों नहीं अपना सकते? ये सवाल सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है और दिमाग में एक बार ये बात जरूर आती है कि आखिर वैज्ञानिक पैराशूट का इस्तेमाल करके चांद पर क्यों नहीं लैंड कर रहे। पैराशूट से सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रोसेस सुनने में थ्रस्टिंग की प्रक्रिया से आसान लगता है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा सच भी है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम चाह कर भी चांद की सतह पर पैराशूट से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। मंगल ग्रह के पास अपना खुद का वायुमंडल है, जिसका करीब 96% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है। जब मंगल पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को पैराशूट के जरिए लैंड कराया जाता है तो उसके वातावरण में गैस उन पैराशूट्स को ऊपर की ओर धक्का देती है। इससे ड्रैग नाम का एक फोर्स क्रिएट होता है जो स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम कर देता है। चांद पर कोई भी वायुमंडल या फिर हवा नहीं है, जिस वजह से पैराशूट द्वारा कराई जाने वाली लैंडिंग हमेशा ही एक डिजास्टर साबित होगी। स्पेसक्राफ्ट अपनी नॉर्मल रफ्तार पर ही चांद की सतह से टकरा जाएगा और पैराशूट का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक परसिवरेंस और क्यूरियोसिटी की तरह चंद्रयान को पैराशूट के जरिए नहीं लैंड करा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, लैंडर के चांद पर सही सलामत लैंड होने के बाद क्या होगा और उसके अंदर मौजूद रोवर को वैज्ञानिक कैसे बाहर निकालेंगे? सक्सेसफुल लैंडिंग होने के बाद वैज्ञानिक अपनी रिसर्च और स्टडी को चालू करेंगे। चांद हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेस ऑब्जेक्ट है और इसको स्टडी करना हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि चांद के साउथ पोल में पानी है। तब से ही काफी सारी स्पेस एजेंसीज चांद पर जाने में दिलचस्पी ले रही हैं। पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसे सिर्फ इंसानों को जिंदा रखने के लिए ही नहीं बल्कि एक फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भी वैज्ञानिक साउथ पोल के इसी एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लैंडिंग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंस्ट्रूमेंट एक्टिव हो जाएंगे और फंक्शन करने लगेंगे। सारी टेस्टिंग और चेकिंग करने के बाद लैंडर के अंदर से रोवर बाहर आएगा। इसके लिए लैंडर के गेट को खोला जाएगा जो रोवर के लिए सतह तक जाने का एक रास्ते जैसा बन जाएगा। रोवर चांद की मिट्टी पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के जरिए स्टडी कंडक्ट करेगा। वैज्ञानिक मुख्य रूप से चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और उस पर मौजूद एलिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए लेजर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो चांद के सरफेस पर मौजूद पार्टिकल्स पर रिलीज की जाएगी। ये उन पार्टिकल्स को हाई एनर्जी स्टेट पर पहुंचा देगी और जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट पर आएंगे तो वो किसी न किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करेंगे। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करके वैज्ञानिक ये पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे कि वो रेडिएशन किस एलिमेंट ने रिलीज की है। इसी तरह वैज्ञानिक चांद के अलग अलग एरिया में लेजर का इस्तेमाल करके अलग अलग एलिमेंट्स को डिस्कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लैंडर और रोवर मिशन कंप्लीट होने के बाद चांद से वापस पृथ्वी पर आएंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। आमतौर पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वापस आने के लिए डिजाइन नहीं किया जाता है और ऐसा ही चंद्रयान 3 के साथ भी है। 14 जुलाई 2023 को ये आखिरी बार पृथ्वी पर था और अब ये अपनी बाकी की जिंदगी अंतरिक्ष में ही गुजारेगा। इन्हें चांद से पृथ्वी पर वापस लाने का कोई भी प्लान नहीं है। हालांकि चंद्रयान 3 मिशन के कंप्लीट होने के बाद भविष्य में इसके पुर्जों को वापस पृथ्वी पर जरूर लाया जा सकता है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पृथ्वी पर वापस लाए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें पृथ्वी पर लाकर वापस से इनका इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6,
लैंडर और रोवर चांद की सतह पर कितने दिन तक एक्टिव रहेंगे और कितने दिनों तक वैज्ञानिकों को डेटा भेजते रहेंगे। लैंडर और रोवर दोनों ही चांद पर जाने के बाद चांद के मात्र 1 दिन तक एक्टिव रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, यानी ये दोनों ही करीब 14 दिन तक फंक्शन करते रहेंगे। इसके बाद चांद पर रात शुरू हो जाएगी, जो दिन की तरह ही बाकी के 2 हफ्तों तक चलेगी। लैंडर और रोवर अपनी फंक्शनिंग के लिए सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट होंगे, जो चांद की रातों में इन्हें नहीं प्राप्त हो पाएगी। मात्र 14 दिन के फंक्शन करने के बाद ही ये दोनों शांत पड़ जाएंगे। हालांकि चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल करीब 6 महीनों तक एक्टिव रहेगा और चांद का चक्कर लगाता रहेगा। ये सुनने में भले ही बहुत कम समय लगे, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए इतना समय भी रिसर्च और स्टडी के लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 7। लैंडर और रोवर चांद पर स्टडी और एनालिसिस करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक कैसे पहुंच पाएगा। किसी भी स्पेसक्राफ्ट से डेटा रिसीव करने के लिए एक बहुत बेसिक और जनरल प्रोसेस का यूज किया जाता है। लैंडर और रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को सबसे पहले डिजिटाइज किया जाएगा, यानी उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा करने के बाद लैंडर सारे डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करके प्रोपल्शन मॉड्यूल तक भेज देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक रिसीवर को लगाया गया है, जो इस डेटा को कैप्चर करके वैज्ञानिकों तक ट्रांसमिट कर देगा। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को भी एक बैकअप के तौर पर यूज करने का प्लान बनाया है। अगर लैंडर से प्रोपल्शन मॉड्यूल तक डेटा सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो इसी काम को ऑर्बिटर भी आसानी से कर लेगा। डेटा रिसीव करने के बाद ये पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, जो इसे डिकोड करके अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रयान 3 मिशन और चांद पर जाना जरूरी क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चांद के साउथ पोल में पानी से बनी हुई बर्फ है, जिसे आगे चलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटकर एक रॉकेट फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, जिस वजह से वहां पर चीजों को लॉन्च करना पृथ्वी के मुकाबले आसान है। भविष्य में रॉकेट्स को चांद की सतह से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसमें बहुत कम ईंधन खर्च होगा और लॉन्च करने में आसानी होगी। आगे चलकर हम चांद पर एक बेस भी बना सकते हैं, जहां पर भविष्य के इंसान रहा करेंगे। इन सभी अविश्वसनीय चीजों को सच बनाने के लिए छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और चंद्रयान 3 एक ऐसा ही स्टेप है। नासा ने भी बहुत मामूली मिशन से शुरुआत की थी, लेकिन अंत में उन्होंने इंसानों को चांद पर पहुंचाया और अब वो वापस से चांद पर जा रहे हैं। भविष्य में हम भारतीयों को भी चांद की सतह पर लैंड होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9। नासा करीब 50 साल पहले चांद पर गया था और उन्हें ऐसा करने में मात्र 4 दिन का समय लगा था, लेकिन इसरो को ऐसा करने में 10 गुना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अंतरिक्ष के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इंसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है। इतनी बड़ी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक बहुत विशाल रॉकेट की जरूरत पड़ती है, जो आज से 50 साल पहले भी नासा के पास अवेलेबल था। बड़े रॉकेट के होने का मतलब ये भी है कि उसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन खर्च होता है, जिसे बचाकर दूसरे मिशंस में यूज किया जा सकता है। 1969 के अपोलो 11 मिशन को सैटर्न वी रॉकेट के जरिए किया गया था, जिसकी लंबाई 363 फीट थी। वहीं जिस रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, उसकी ऊंचाई मात्र 142 फीट है। सैटर्न वी के इतने विशाल होने की वजह से नासा के वैज्ञानिक आसानी से इसमें ज्यादा फ्यूल भरकर इसे डायरेक्टली पृथ्वी से चांद तक भेज पाए थे, लेकिन चंद्रयान 3 के केस में ऐसा नहीं किया जा सकता है।
बड़े रॉकेट बहुत महंगे होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। इसरो हमेशा से ही अपने मिशंस को कम बजट में और सेफ तरीके से करता आया है और चंद्रयान 3 के केस में भी इसी तरीके को अपनाया गया है। पृथ्वी से चांद तक डायरेक्टली जाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करे और फिर धीरे धीरे चांद के ऑर्बिट में दाखिल होता जाए। 15 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 में पृथ्वी के अराउंड अपना पहला चक्कर कंप्लीट किया था। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के नजदीक आता है तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है और इसी समय वैज्ञानिक उसके इंजन को ऑन कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बढ़ पाए और वो अगली बार एक बड़े ऑर्बिट में जा पाए। इसी प्रोसेस को 4-5 बार रिपीट करने के बाद चंद्रयान 3 इतने बड़े ऑर्बिट में पहुंच गया कि वो चांद के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के कांटेक्ट में आने लगा। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर चांद के गुरुत्वाकर्षण बल को बहुत आसानी से फील किया जा सकता है। जब चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तब वैज्ञानिक इसी प्रक्रिया के ऑपोजिट प्रक्रिया को शुरू कर देंगे और इसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे। अंत में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस प्रोसेस को रोक दिया जाएगा और लैंडिंग करने की शुरुआत की जाएगी। ये तरीका नासा के अपनाए गए तरीके से बहुत अलग है और इसमें कम फ्यूल लेकिन लंबा समय खर्च होता है। क्योंकि इसरो को किसी भी बात की जल्दी नहीं है, इसलिए इस तरीके को अपनाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दोनों तरीकों में इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने का कौन सा तरीका ज्यादा सही है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।